नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले सभी गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने पर वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुकुलों और मदरसों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले सभी गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने पर वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले 50 से 80 छात्रों वाले गुरुकुल और मदरसों को प्रति वर्ष 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 81 से 100 छात्रों के लिए ये 3 लाख रुपए होगा। 101 से 200 छात्रों के लिए ये 5 लाख रुपए होगा और 200 से अधिक छात्रों के लिए ये 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सेम की समस्या से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि से 18 ट्यूबवेल की स्थापना, पशु पॉलिटेक्निक की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए, सिंचाई के तहत माइक्रो प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा के कामों के लिए 18 करोड़ रुपए, गुड़गांव नहर राजस्थान बीकानेर के साथ पुल निर्माण व चौड़ीकरण सहित अन्य पुनर्वास कार्यों के लिए 43 करोड़ रुपए, 33 तालाबों के सौंदर्यीकरण और पुनर्स्थापना के लिए 64 करोड़ रुपए, 20 ई लाइब्रेरी की स्थापना, 150 करोड़ की लागत से ताबरू का PWD गेस्ट हाउस, फिरोजपुर झिरका, ताबरू सब डिवीजन कार्यालय, नूंह सचिवालय का अतिरिक्त खंड की स्थापना, पहले से संचालित 7 राजीव गांधी खेल स्टेडियम की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर करने सहित सड़क एवं आधारभूत ढांचा विकास के कार्यों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिना मांगे नगीना पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि आज ही प्रदान की गई है। मांडी खेड़ा स्थित 100 बिस्तर के अल आफिया जिला अस्पताल को अपग्रेड करके 200 बिस्तर किया जाएगा। इसके अलावा गांव और कस्बों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए विभाग सर्वे करवाएगा और आवश्यकता अनुसार अगले 6 महीनों में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हो। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार
अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं, उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये हम सीखें। हम सब एक हैं, देश के बाशिंदे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे, तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या है उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नू के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉलीक्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉलीक्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी, उसका इलाज करेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं भाइयों बहनों। ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। फिर गुड़गावा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की एक बात आई है। बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजीना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गावा नहर का हेड रेगुलेटर, इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज, पश्चिम गुड़गावा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन ड्रेन, इसका ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं, ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हमारे यहां सामाजिक ताना बाना ये ठीक बना रहे, इसके नाते से इस इलाके के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की भी डिमांड आई कि उनका रख रखाव, इसके लिए अलग से एक योजना बनाई जाए। वो एक योजना उनकी बनाकर के दी जाएगी। 4 समाज हैं, वाल्मीकि समाज, मिरासी, प्रजापति, कुरैशी समाज। इनके लिए बारात घर
इसके लिए भी 1,40,00,000 रुपया ये मंजूर किया जाता है। अलवी समाज पेनंगवा पंचायत द्वारा जगह दी जाएगी और उसके लिए भी 50 लाख रुपया वहां भवन निर्माण के लिए ये दिया जाता है। मित्रों, एजुकेशन के नाते जैसे मदरसों की बात तो मैंने कही है, इसके बाद जो ई लाइब्रेरी है, ये भी जहां जहां हमको भवन पहले से खाली होंगे वहां ई लाइब्रेरी बनाने के लिए और 20 जगह ई लाइब्रेरी जो है इनकी घोषणा मैं करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को शिक्षा, ये अच्छी शिक्षा मिल सके, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। ऐसे जो आज मैंने बताया 9 जिले में जो अध्यापकों की कमी के लिए 1400 शिक्षक पहले से आपको ये दे दिए गए हैं, योजना के अंदर आपने बढ़ाया है। ऐसे ही जो विकास के काम हैं, विकास के कामों में नगीना की पंचायत, नगीना जिस गांव में हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां की पंचायत की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे ही मन में आया कि जिस गांव में हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस गांव के लिए कुछ तो लेके जाया जाए। तो मैं घोषणा नहीं कर रहा, मैं 1 करोड़ रुपया आज सुबह चलने से पहले नगीना की पंचायत के लिए सैंक्शन करके और वहां से भिजवा दिए गए हैं। तो नगीना की पंचायत को 1 करोड़ रुपया आज मैं भिजवाने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी प्रकार से कम्युनिटी सेंटर इंड्री, राठीवास, राजपूत, भाजलाका, ऊटो, जौरासी, मोहम्मदपुर, ये शायद तावड़ू ब्लॉक के हैं, तो यहां की सब ये डिमांड। और इसके बाद सड़कें हैं, उसमें तावड़ू ब्लॉक की है, नगीना तहसील की और इंड्री तहसील, फिरोजपुर झिरका रेस्ट हाउस है, नूह में पुराना विश्राम गृह को तोड़कर नया विश्राम गृह, ऐसे ही तावड़ू में सर्किट हाउस, फिर रोड्स हैं, पुन्हाना होटल रोड, बैसी से आदका सुडाना रोड, पलवल सोना रेवाड़ी रोड, शिल्पों से अतिताका तक का रोड, होटल नू पटौदा पटौदी रोड। तो ऐसे कुल मिलाकर जब राशि तो मैं गिनता हूं तो शायद 150 करोड़ से भी ऊपर बनती है। तो इन सब कामों की मैं घोषणा करता हूं कि इन सब कामों को और जो है करा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने मेवात के लोगों को केवल वोट बैंक मानकर उनका शोषण किया था। सीएम ने दावा किया कि क्षेत्र से कोई बीजेपी विधायक नहीं होने के बावजूद उनकी सरकार ने क्षेत्र में कई विकास पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान मेवात में केवल 5-6 दौरे किए होंगे। हालांकि मैंने तो 9 वर्षों में 11 बार इस क्षेत्र का दौरा किया। मैं जल्द ही फिर से मेवात का दौरा करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूह में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो मेवात हो या अन्य कोई क्षेत्र। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा में एक समान विकास हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा नैतिकता को प्राथमिकता दी है और लोगों के हित में सेवा भाव से काम किया है। अधिकारी भी सेवा भाव के साथ लोगों के लिए काम करें, इसलिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की, जिसके अब सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन कर्मयोगी हरियाणा एक ऐसा मिशन जिसमें अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। शिविर लगाकर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अधिकारी सेवा भाव के साथ लोगों का काम करें। सीएम मनोहर लाल खुद भी अधिकारियों के बीच पहुंचकर अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं और जब इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मनोहर सरकार में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है। पहले बड़ी संख्या में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, लेकिन अब ऐसे अधिकारियों पर बड़ी संख्या में जहां कार्रवाई हो रही है तो वहीं मनोहर सरकार में लोगों के काम आसान हो रहे हैं। पिछले महीने पंचकुला में एक नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर सीएम ने नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि नैतिकता और संस्कार हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, जिससे सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये ठीक है कि हम जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं या हरियाणा सिविल सर्विस के जो लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग अपने अपने स्थान पर होती है,
लेकिन उनकी ट्रेनिंग अपने प्रकार की सिस्टम उन्होंने शुरू किया। हमारे वैसे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी ट्रेनिंग में लबासना से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। कौन कौन है जो लबासना से ट्रेनिंग लेके आए? आईएएस, आईपीएस, आईपीएस भी जाते हैं ना वो? अच्छा, उनकी पुलिस अकेडमी होती है। फिर हमारे जो हरियाणा सिविल सर्विस के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग शायद रहती है, वहां भी उस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ ट्रेनिंग में नए नए लोग तुरंत आए हैं, कुछ बहुत पुराने पुराने होते हैं। एक बार जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, हमारे में से जो लोग बैठे हैं अपने बैच के हिसाब से 2020, 21, 22, 23 इन 4 सालों के बैच के कौन कौन है? अधिकांश है। और 15 से 19 कौन कौन है? 15 से 19 के ज्यादा है। 10 और 14 के बीच के कौन कौन है? 10 से पहले के कौन कौन है? कम है। तो यानी 10 के बाद 15, 19 और 24 तक के नए लोग हैं। वहां एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमको एक कौशल सिखाया जाता है कि भी हमको अपना किस प्रकार से फाइलिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर आने चाहिए, क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूं, मैं हमारे बहन चंद्रलेखा जी को जरूर निवेदन करूंगा। अब लवासना तक तो हमारी अप्रोच नहीं है, वो जिनकी है वो अपने आप करेंगे, लेकिन कम से कम हमको ये सारे पाठ्यक्रम जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, इनका वहां पर पूरा एक उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि आम आदमी सरकार से ये समझता है कि सरकार का काम है भौतिक निर्माण करना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भौतिक निर्माण से पहले हमको अपनी सरकारी मशीनरी को भी, सरकारी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए एक निर्माण और है, और वह है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक निर्माण से पहले यदि व्यक्ति निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण तो बहुत सामान्य बात है, कभी भी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में जो बहस करती हैं तो भौतिक निर्माण की बात करती हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई थी, इन्होंने कितनी बनाई, हमने इतने कॉलेज बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए। लेकिन व्यक्ति निर्माण पर सरकारों का ध्यान कभी जाएगा, ये सोचा नहीं जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमको हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैंने बताया कि नेताओं की छवि ठीक करनी है, वो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन आगे अगली कड़ी में वो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, इसको कर्मयोगी के रूप में खड़ा करना है। तो उन्होंने कर्मयोगी मिशन ये बनाया, इसको स्थापित किया, और अधिकारियों की जिम्मेवारी के नाते से उन्होंने कहा व्यवस्थाओं में विश्वास, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बने। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक व्यक्ति मुझे मिले, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, सेठ जी जिनको कहा जाता है सामान्य भाषा में। मैंने कहा कि मुझे एक जानकारी मिली है कि आप बहुत दानी सज्जन हैं, पैसा कोई भी निसहाय आए आपके पास उसको पैसा मांगता दे देते हैं। कहीं स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी है, आप खुल करके दान करते हैं, अच्छा गुण है आपका। लेकिन एक जो आप में ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत पहले की बात है, जब मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक कार्यों में काम करता था, ऐसे लोग मिलते थे। एक बात आपकी जो जानकारी मिली, अगर वो है तो अच्छी बात नहीं है। कहने लगे वो क्या है? मैंने कहा सुना आप टैक्स की चोरी बहुत करते हैं। कहने लगे ये बात ठीक है, स्वीकारोक्ति जैसे होती ना, उन्होंने मान लिया मैं टैक्स की चोरी करता हूं। मैंने कहा उधर आप दान करते हैं लाखों करोड़ों रुपया, और उधर टैक्स की चोरी करते हैं, दोनों विरोधाभासी बातें नहीं लगती? कहने लगे नहीं मुझे नहीं लगती। क्यों? कहने लगे मैं समाज के हित में काम करना चाहता हूं,
और जो टैक्स होता है सरकारें लेती हैं वो भी समाज हित के लिए ही लेती हैं ताकि समाज का काम किया जाए। लेकिन मेरा विश्वास का संकट ये है कि मुझे विश्वास नहीं है जो पैसा मैं टैक्स में दूंगा वो सारे का सारा समाज में लगेगा या बीच वाले लोग अपनी जेब में डाल लेंगे। अब ये बड़ा भारी संकट विश्वास का लोगों के मन में रहता है कि मेरा पैसा दिया हुआ टैक्स का क्या ये ठीक समाज के हित में उपयोग होगा या नहीं होगा। इस अविश्वास के संकट को समाप्त करना ये हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकार अगर हम कर जाएंगे तो ये जनता, ये देश, ये प्रदेश सब हमारी मूल सोच यानी सोच के अनुसार जो हमारे मन में एक बदलाव लाने की शुरू में सोच रहती है, जब हम शुरू से अपनी ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकलते हैं, पहले दिन हम सोचते हैं हम जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब बढ़िया से बढ़िया करने की मन में कल्पना आती है, जोश के साथ निकलते हैं। लेकिन कभी कभी उतना जितना बल होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होता और हम बजाय ठीक करने के हम वहां उसी में जाकर ढल जाते जो पहले चल रहा होता है। मैं एक छोटी कहानी सुनाया करता हूं, कई बार सुनाइए, आज फिर उसको सुनाता हूं। एक किसान के पास पशु होते हैं, भैंस। एक बार उसकी भैंस को अफारा आ गया। हमें से अफारा कौन कौन समझता है? सब समझते हैं। पेट में गैस हो गई, पेट फूल गया और अफारे का इलाज टाइम से ना हो तो भैंस मर भी जाती है। दौड़ा दौड़ा वो डॉक्टर के पास गया, पशुओं का डॉक्टर। भैंस को अफारा आ गया है। उन्होंने कहा कोई नहीं, दवाई देता हूं। उसने मोटी सी गोली दी कि जाओ भैंस को खिला दो। लेकिन भैंस अफारा बेहोश पड़ी, मैं कैसे खिलाऊंगा, इसका तरीका भी बताओ। उनका बड़ा आसान तरीका है, जाके एक छोटा नाड़ उसको बोलते हैं हरियाणा में, एक पाइप लोहे का हो या लकड़ी का हो, बांस का हो, तो उस पे मुंह में रख देना वो पाइप, उसके अंदर गोली डाल देना और उधर से जोर से फूंक मार देना ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। गया दौड़ा दौड़ा, उसने नाल ली, भैंस के मुंह में लगाई, गोली डाली, फूंक मारने लगा। अब ये फूंक मारता इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और भैंस ने फूंक मार दी तो गोली इस किसान के पेट में चली गई। आगे कहानी अलग है कि वो पेचिस लग गए, 10 लग गए, डॉक्टर का ये क्या हुआ, सब हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम बड़े ताकत से अपने मंसूबे को लेकर के बढ़ते हैं। समाज में हमने जाना, ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां अपने अपने प्रभाव के लोग बैठे हैं। हम बजाय फूंक मार के गोली उनके पेट में डालें, वो फूंक मार के हमारे पेट में डाल देते हैं। तो ये हमारा संकल्प, हमारी ताकत, हमारा मनोबल कितना ऊंचा है समाज में अच्छा काम करने के लिए। हमको ये सोच के जाना होगा, सोच के चलना होगा। इसलिए ये कल्पना की गई कि हम कर्मयोगी बने तो क्या बने, कैसे बने। अपने जीवन में हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके यहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग विशेषज्ञता भी ले लेते हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियर की, किसी विशेष क्षेत्र की। हमको एक सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है। कई बार कौशल के नाते अच्छा कौशल भी सीख लेते हैं। हमारा स्किलिंग का कैसा ट्रेनिंग है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। कहते हैं विकास आदमी का 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक। ये बौद्धिक विकास तो है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मानसिक विकास वो बहुत जरूरी है। और उस मानसिक विकास के लिए हमको संस्कारित होना जरूरी है। संस्कार अगर नहीं है, मन हमारा मजबूत नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा और कौशल ये धरा धरा रह जाएगा। तो उन संस्कारों के नाते व्यक्ति को मन को मजबूत करना होता है। एक बार व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए तो फिर वो अस्थायी नहीं, वो स्थायी बन जाता है। बुद्धि का ज्ञान तो अस्थायी होता है। बुद्धि हमको अच्छा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, बुरा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है,
लेकिन मानसिक विकास है, हमारा नैतिकता का जो स्तर है उसमें से मजबूत होता है, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें अपना स्वभाव बनाना है कि हमारा मौलिक स्तर कैसे, यानी मूल्यों का स्तर कैसे हमारा ऊंचा हो। और जब स्थायी बन जाता है फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसको संस्कार कहते हैं। एक शब्द आता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, वो होती है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। एक काम होता है व्यक्ति सोच के करता है, दिमाग से करता है, ये करूं कर लूं, ठीक है, नहीं करूं, जो भी कुछ है वो अपने 100 प्रकार की दिशा बदलता रहता है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हिसाब किताब लगा के करता है। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि मिशन कर्मयोगी हरियाणा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ जनता के हित में कार्य करते हुए अपने दायित्वों को निभाएं। सेवा भाव से लोगों का काम किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।